सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारे क्लासेस क्लास सब्जेक्ट है हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। क्या होता है पदार्थों का पृथक्करण, उसी के बारे में आज अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हम पदार्थों के किसी मिश्रण को देखते हैं और उसमें से क्या करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे कि मान लो चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छालनी मतलब छलनी की सहायता से पृथक किया जाता है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करना, अनाज को भूसे से अलग करना, और मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन करना। इस तरह से हम कई प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं जिसमें पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। इसके अलावा रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। उसमें जो भी हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ है उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनके हमें अलग करने से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रणों का पृथक्करण करते हैं जिनकी गुणधर्मों में क्या होती है, अत्यधिक विभिन्नता होती है। इसके बाद आता है पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की कई सारी विधियां है, उन्हीं विधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। चले देखते हैं पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की विधियों में सबसे पहली विधि है हमारे पास हस्तचयन विधि। हस्त का मतलब जानते हो, हाथ, और चयन का मतलब चुनना। हाथों के द्वारा अशुद्धों को अलग करना या पृथक करना हस्तचयन विधि। ठीक है, इसमें होता है हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों व पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ये जो गेहूं और चावल होते हैं उनमें से मिट्टी के कणों को और पत्थर, भूसे आदि को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होते, बहुत कम मात्रा में होते हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। इसके बाद आती है थ्रेसिंग। दूसरी विधि कौन सी है हमारे पास, थ्रेसिंग। चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, सूखे जो पौधे होते हैं उसकी डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाजों को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ये जो पौधे होते हैं, सूखे पौधे, उसकी जो डंडियां होती है उससे जो अन्न के कण होते हैं या अनाज होते हैं उसको अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। इसके बाद तीसरी विधि है हमारे पास निष्पावन। तीसरी कौन सी है, निष्पावन। क्या होता है निष्पावन में, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार से पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। इसके बाद क्या होगा, निष्पावन में भूसे से हल्के के जो कण होते हैं वो पवन के साथ उड़ करके दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर के निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसों को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में उपयोग में ले लिया जाता है। इसके बाद आता है चालन। चालन क्या होते हैं, गतिविधि कौन सी है हमारे पास, चालन।
चलिए, चालन में क्या होता है, आटे से हम कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जबकि बड़ी जो अशुद्धियाँ होती है वो चालनी में ही रह जाती है। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया जो गेहूं की बोरी होती है उसमें एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों, भूसा जो निष्पावन अथवा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, इसको दूर किया जाता है। इसके बाद अगली विधि है अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन। आखिर कौन सी है, अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन। चलिए देखते हैं अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक मिश्रण ले लेते हैं। मिश्रण में जब हम जल मिलाते हैं तो जल में क्या होता है, इसके जो भारी अवयव होते हैं वो जो बीकर होता है उसमें नीचे की जो तली होती है उसमें बैठ जाते हैं, और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। और अवसादन जो मिश्रण होता है उसको बिना हिलाए उसमें जल को मिट्टी सहित उंडेलने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण कहलाती है। इसके बाद आता है निस्यंदन। क्या होता है निस्यंदन, चलिए, निस्यंदन होता है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके बाद है वाष्पन। छठा क्या है, वाष्पन। चलिए देखते हैं वाष्पन क्या होता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। इसके बाद है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अभी पढ़ा है, लेकिन ये जो विधियाँ होती है उनका एक से अधिक बार उपयोग किया जाता है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अवयवों को पृथक करने में केवल एक ही विधि का उपयोग जो होता है वो पर्याप्त नहीं होता है। तो इसके लिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद है क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, कई पदार्थ जल में घुल करके क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। इस कार्य के लिए आप एक क्या लेना है, एक बीकर लेना है, एक गिलास लेना है, इसमें नमक और जल की आवश्यकता, और क्या लेना है, नमक और जल लेना है। अब इसमें क्या करना है, आधा कप जल लेकर उसे बीकर में उंडेलना है। 1 चम्मच नमक इसमें डाल करके इसे विलोड़ित करना है, मतलब इसको अच्छे से हिलाना है जब तक कि ये इसमें पूरी तरह ना घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति इसको क्या करना है, विलोड़ित करना है, मतलब इसको हिलाना है। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक इसमें मिलाते जाते हैं और इसको हिलाते जाते हैं। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद हम देखते हैं कि कुछ इसमें अविलेय पदार्थ बच जाता है, नमक बच जाता है, जो क्या करता है, बीकर की जो नीचे की तली होती है उसमें बैठ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन जो होता है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन क्या होता है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। परिभाषा नोट कर लेना। संतृप्त विलयन क्या होता है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक मात्रा में न घुल सके
संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक मात्रा में न घुल सके वह विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। परिभाषा नोट कर लेना। इसके बाद इसमें अपन ने पृथक्करण पढ़ा, पृथक्करण की विधियां पढ़ी। उसके बाद इसमें संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ा। आज का ये जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इसका होमवर्क करना है और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। और इस लेसन में अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।